नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। श्री कहानी में आज सुनिए आशा पूर्णा देवी जी का उपन्यास लीला चिरंतर का द्वितीय अध्याय। कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसे बाहरी लोगों से अपने छल कौशल से छिपाया जा सकता है। अब तो सिर्फ मृत्यु शोक को ही बाहरी लोगों के सामने उजागर किया जा सकता है और यही नियम भी है। इसकी अनदेखी हुई नहीं कि नजर टेढ़ी। लेकिन दूसरे मामले में अपना आपका कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन आप अपना मुंह नहीं लटका सकते। लटकाया कि शांत गई, और अगर ऐसा हुआ तो लोग यह देखकर आपकी हंसी उड़ाएंगे कि चमकीली कमीज के नीचे की गंजी फटी हुई और आपकी कीमती जरीदार साड़ी के नीचे का पेटीकोट कितना गंदा है। लेकिन उन्होंने अब की बार साटिन वाली पोशाक को फाड़ फूड़ कर नीचे पहने जाने वाली फटी शमीज को सबकी आंखों के सामने उघाड़ फेंका। हो सकता है पिताजी ने ऐसा ही कुछ किया हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं निर्वसन हूँ? मैंने अपने हाथों 16-17 सालों तक जिसे बड़े प्यार से गढ़ा था, उस रंगीन अहम को क्यों जमीन पर पटक दिया? अब वह रेशमी पर्दा उड़ चुका था और उस पर्दे के नीचे की टाट दिख रही थी, गंदी और घिनौनी। मैं अपने को कहाँ जाकर छिपाऊं और ऐसा क्यों महसूस होने लगा है अगर किसी के पिताजी साधु या सन्यासी हो जाते हैं? हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जिसके पिता साधु हो गया। तो इसमें शर्मो हया की भला कौन सी बात है? और पिताजी ने ऐसा वैसा कोई काम तो किया नहीं है जिससे कि वे जैसे कि वे जेल जा रहे हों। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था। हालांकि पिछले काफी दिनों से पिताजी द्वारा ऐसी तैयारी चल रही थी। इन तैयारियों के बावजूद अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आखिरी घड़ी तक ऐसा कुछ न कुछ जरूर घटेगा जो पिताजी की मति गति को एकदम से पलट देगा और वे इस पगली सनक से परे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ऐसी घड़ी में नक्षत्र को देखकर मुझे कुछ बुरा भी लगा था। मैंने उसे टोका, तू एकदम मुंह अंधेरे कहाँ से आ टपका? क्या बात है? अच्छा, तो मुझे मालूम था कि ढेर सारा फिश फ्राई अभी पड़ा है। लेकिन उस अभागे पर इस फटकार का कोई असर नहीं हुआ। उसने पूछा, तेरी तबीयत इतनी उखड़ी हुई क्यों है? शायद बुआ जी के लिए, है ना? दरअसल मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी किसी भी शादी वाले घर में वर वधू की विदाई के दिन जी उचाट हो जाता है, और वह तो अपनी बुआ ठहरी। हमें कितना प्यार करती थी। मौसा जी अपनी बहन को कितना चाहते थे। कलकत्ता में ही उसके लिए कोई वर ढूंढ नहीं पाए, रेल पर चढ़कर ससुराल जाना पड़ा। अरे दिल्ली और बम्बई जैसी कोई जगह होती तो कोई बात भी थी। रामपुर हाट भी कोई जगह है। तू अपनी मेल ट्रेन रोकेगा कि नहीं? मैंने खींच कर कहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। नक्षत्र मेरे कुछ और पास सरक आया और बोला, तुझे क्या हुआ है रे? लगता है बात बुआ वाली नहीं है, कुछ और ही है। ओहो, जैसे तू बड़ा अंतर्यामी है। मुझे अभी बात करना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। उसने छूटते ही कहा, लगता है कल की शादी में जो तेरी वह अनोखी काकी आई थी, वह भला अभी तक टली नहीं शायद। अरे वही जो गले में दर्जन भर मालाएं डालकर आई थी, उसे देखते ही मैंने पैर पटक कर कहा, दूसरे के घरेलू मामले में तुझे अपनी टांग घसीटने की कोई जरूरत नहीं। तो अपने चरखे में जाकर तेल डाल। वैसे वह यह अपमान भी पी गया, लेकिन उसका चेहरा कुछ उतर गया। वह बुझे स्वर में बोला, मैं इस घर को कोई पराया घर नहीं समझता मऊ, लेकिन मैं भला कब पसीजने वाली थी? मैंने फिर चीखते हुए कहा, क्यों नहीं समझता? तुझे किसी ने यह पट्टा लिख कर दिया है कि तू इसे अपना घर समझ? किसने दिया है यह अधिकार? लेकिन उस बेवकूफ ने अचानक एकदम से बुद्धिमानी भरा जवाब दिया, अरे अधिकार जैसी कोई चीज भला कोई किसी के हाथों में सौंप देता है? उसे तो अपने आप ले लेना पड़ता है। सचमुच तुम्हारे घर की हालत देखकर मुझे कितना इतना बुरा लगने लगा है। मैं और भी नाराज हो गई थी। क्यों? यह घर अचानक तुझे क्यों बुरा लगने लगा है? मैंने पूछा। कल ही तो यहाँ इतनी धूमधाम मची हुई थी, कितना कुछ भकोसा तूने। अरे छोड़ भी, यह तो 1-2 दिन की बात है। दरअसल पहले से यह बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। मैं तो कई सालों से देख रहा हूँ। पहले मौसी और मौसा जी को सामने देखकर तबीयत खिल उठती थी। दोनों कैसे खुश नजर आते थे, हमसे हमेशा कैसी मजेदार और प्यारी बातें किया करते थे। लेकिन अब वह चमक दमक कहाँ चली गई? मेरे घर में तो माँ बाबा हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मौसी मौसा जी तो ऐसे ना थे। अब तो यहाँ भी क्या हुआ? अब
मैंने पूछा। क्या वे दोनों चीखते चिल्लाते रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल मैं तुझे अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा लगता है वह अंदर वाली चमक जैसे फीकी पड़ गई है, और सब तब से हुआ जब से तेरी यह काकी प्रज्ञा परमा पता नहीं कौन यहाँ आई है। नक्खा, अभागे, तुझे फिर से कही दे रही हूँ, दूसरों के घर के मामले में तू अपनी टांग मत घसीट। चला जा यहाँ से, और कल से तू मेरे घर नहीं आएगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं कहा गया था। मैं उससे इस तरह की बातें अक्सर कहा करती थी। कल से तू हमारे यहाँ एकदम नहीं आएगा। लेकिन वह इसकी जरा भी परवाह नहीं करता। दूसरे ही दिन और पहली फुर्सत में हाजिर। आते ही कहेगा, तेरा हुक्म मैं मान नहीं सकता, आऊँगा और बार बार आऊँगा। मैं कहती, ठीक है, आया है मुँहे तो अपनी मौसी जी की रसोई के आसपास चक्कर काट के देख कि क्या कुछ भकोसने को मिल सकता है। लेकिन मेरे सामने से तो हट जा। तुझे देखते ही मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। ओहो, वह मुझे चिढ़ाता। फिर तो मुझे यह बैठना ही होगा। जब देह से तेज लपटें निकलने लगेगी तो पानी नहीं डालना पड़ेगा। दरअसल उसे पता था कि उसे मैं चाहे कितना तू तुकार करूं, चिढ़ाऊं या जलाऊं, यह मेरी लीला है। मेरा एक मजेदार खेल है। वह एक ऐसा पुतला है जो मेरी मुट्ठी में बंद है और मैं उसके साथ चाहे जो सलूक कर सकती हूँ। इसे एक तरह का विलास ही कहना चाहिए, और इसलिए वह हजारों बार मेरी बातों को हंसी में उड़ा चुका है। लेकिन आज उसने मेरी बात को हंसी में नहीं उड़ा दिया। उसने थोड़ी उदासी के साथ कहा, यहाँ आए बिना रह नहीं पाता, इसलिए चला आता हूँ रे। तू अगर सचमुच परेशान होती है तो फिर नहीं आया करूँगा। और यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ चला। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव के नीचे की जमीन ही जैसे खिसक गई है। अगर वह सचमुच नहीं आया तो मैंने आगे बढ़कर नज़दीक से उसका कंधा दबोच लिया और कहा, तुम सबने मिलकर यह क्या सोचा है? जो चाहोगे वही करोगे, वह भी मेरे साथ? खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। वह पीछे मुड़ा। फिर उसने बड़े हौले से पुकारा, मऊ। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। पता नहीं कब से रोक कर रखा गया आंसुओं का प्रवाह रोके न रोका, और मैं रो रो कर मैंने उसकी कमीज, कंधा और सीना सब कुछ भिगो डाला। ऐसा लग रहा था कि मुकुंदगंज की अनंत लाहड़ी, यानी वही बूढ़े सज्जन, यानी कि पिताजी के बड़े काका, इस मामले को लेकर थोड़े परेशान हैं। कल ही वंश की एक संतान को धर्म पथ पर आगे बढ़ता देख संस्कार व शास्त्र वाक्य दोहराते हुए अपनी सहमति जताई थी। लेकिन अब वे इस बात को मन से मानने के लिए तैयार ना थे। परंपरागत संस्कार पोषित धर्मबोध और सत्याश्रित धर्मबोध, इन दोनों के बीच संघर्ष जारी था। तीन नाबालिग बेटे बेटियों और जवान पत्नी की जिम्मेदारी से आंख चुराकर जिसकी चिंता है वही सोचेंगे, कहकर एक अबुझ शब्दावली में कुछ कहा, जिसका मतलब यही था कि घर संसार की जिम्मेदारियों से मुंह चराकर पता नहीं किसी मठ मंदिर में पड़े रहना, यह जिद कोई अच्छी बात नहीं। और इसके अलावा अगर सचमुच ही इस आदमी में तीव्र वैराग्य की भावना रही होती तो फिर भस्मी लपेट नागा बाबा बनकर निकल जाते भी देख लेता। यह भी कोई बात होती। लेकिन यह किस तरह का वैराग्य है भला, जिसके साथ जब तप या कठोर साधना से कुछ लेना देना नहीं, और यह बात भी उसके मन में अचानक ही बलवती हो उठी है, और जिसका पता कल रात खाने के समय ही चल पाया। माँ ने जब अपने हाथों से उनके लिए भोजन, क्योंकि बूढ़े सज्जन कट्टर निरामिष हैं, भोजन पकाया और फिर थाल में परोसकर बड़े जतन से उनके सामने रखा तो वे अचानक बोल उठे, आनंद रात के समय क्या खाता है बहू? फल दूध या मिठाई वगैरह? माँ ने धीरे से इतना ही कहा, क्या बताऊं, जो सब खाते हैं और जो हमेशा से खाते रहे वही सब खाते हैं। बूढ़े सज्जन थोड़ा संभल कर बोले, अरे नहीं, मैं अब की बात कर रहा हूँ, अब और तब सब एक जैसा ही है। बूढ़े ने भर्राए स्वर में पूछा, तो फिर खाने के लिए उसे बैठते नहीं देखा? माँ ने हल्की खींच के साथ कहा, कल के भोज भात में बने ढेर सारे फिश फ्राई और मीट चाप आज भी पड़े थे। चाय के साथ वही सब खाते खपाते रहे हैं। उन्हें भूख नहीं है अभी। क्या इस बूढ़े ने खाने की इन तमाम चीज़ों का नाम नहीं सुना है, या फिर इनका मतलब नहीं जानते? इसलिए थोड़ी हैरानी से उन्होंने पूछा, क्या बहुत ज़्यादा बन गया था? हाँ, मछली फ्राई और मांस चाप। मछली फ्राई मांस चाप? ऐसा जान पड़ा कि इस भले आदमी ने हिब्रू भाषा सुनी है। बूढ़े का हाथ धोने वाली बड़ी कटोरी पर जाकर ठहर गया। वह किसी बेवकूफ़ की तरह इधर उधर ताकते रहे, कोई ऐसी चीज़ ढूंढते रहे जो उन्हें नहीं दिख रही थी। इसके बाद दुविधा भरी आवाज़ में उनके गले से फूटी, इसका मतलब है आने वाली पूर्णमासी तक यह सब चल सकता है? पूर्णमासी तक क्या? माँ ने सहज जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा।
अरे उसी दिन तो दीक्षा ग्रहण करने का दिन है ना, यही तो उसने बताया था। एक तरह से ठीक भी है। घर में इतना बड़ा यज्ञ हुआ और वह बेचारा, यानी दादाजी का स्नेही भरा और पिता तुल्य सरल हृदय इस बातचीत से तनिक आश्वस्त ही हुआ। चलो कम से कम इतना तो है कि उनका बेटा और 2 दिन तक अपने बाल बच्चों के साथ हंस बोल और खा पी सकेगा। लेकिन माँ ने दादाजी के स्नेह विहल हृदय में जैसे एक आलपिन चुभो दिया। उसने कहा, पूर्णमासी के दिन तक क्यों, लगातार 365 दिनों तक, बल्कि हमेशा के लिए यह सब जारी रह सकता है काका बाबू। इन सब के गुरुदेव बड़े उदार हैं। वे पूछते हैं कि बता, योग करेगा या कठोर साधना करेगा? आखिर भगवान ने इस दुनिया में इतने भोग के साधन क्यों जुटाए हैं? जितनी मर्जी हो उतना खा पी और पहन, इन्हीं सबसे ही तो होगी उनकी पूजा। काका बाबू विचलित हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन उसने तो तब कहा कि संन्यास ग्रहण करूंगा, गेरुआ पहनूंगा। भला इसमें क्या आता जाता है, वहां तो यही नियम है। दादाजी जैसे असहाय उठे। उन्होंने दूध का घूंट धीरे धीरे हलक से उतारते हुए कहा, पता नहीं दुनिया में न जाने कितने तरह के तमाशे हैं। यानी तुम यह कहना चाह रही हो कि तुम उनके अनुसार कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है? अचानक मुस्कुराहटी और फिर बोली, नहीं, एकदम पूरी तरह तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ना कुछ पाबंदी तो होगी। यानी पत्नी, संतान, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, नौकरी वगैरह इन्हें तो छोड़ना पड़ेगा ही। बूढ़े सज्जन के हाथ से थोड़ा सा दूध छलक कर गिर गया। वे एक बार फिर कातर हो उठे। तुम हंस रही हो बहू? वाह, बात ही हंसी वाली है। कैसे नहीं हंसूंगी, माँ ने कहा और फिर पूछा, आपको एक और खीर मोहन दूं काका बाबू? बूढ़े काका जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। पिताजी इस समय सामूहिक नियम अनुसार शयनकाल पूर्व ध्यान आसन लगाए बैठे थे। थोड़ी देर बाद बिछावन पर जाने के पहले वे ताऊ जी के कमरे में आए और उनसे पूछा, ताऊ जी आप सो तो नहीं रहे हैं? ताऊ जी बिछावन पर से उठ बैठे, सिर्फ इतना ही बोले, नहीं। आप क्या कल ही सुबह वाली गाड़ी से जा रहे हैं? हाँ। सामान वगैरह समेट लिया आपने? अरे मेरे पास ऐसा क्या है। अच्छा तो फिर ऐसा है कि अगर मैं ना भी जाऊं तो आपका पोता आपको गाड़ी में बिठाएगा। काका बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बिछावन पर लेट गए। सुबह होते ही पिताजी ने अपनी पहली फुर्सत में भैया को पुकारा, आनंद तो दादाजी को ट्रेन में चढ़ा आएगा ना? पिताजी ने जब से अभिज्ञा चक्र में आवागमन साधन आरंभ किया है तब से घर के दूसरे सदस्यों से जैसे उनका संपर्क कट सा गया है। हो सकता है थोड़ी बहुत झिझक के चलते या फिर अवचेतन में किसी अपराध बोध के नाते, पता नहीं क्या। लेकिन इतना तो साफ है कि अपनी बातचीत में वे अपनी सरल और मस्ती भरी उपस्थिति खो बैठे हैं। पिताजी की बातचीत में हमेशा हास्य और विनोद का हल्का सा पुट रहा करता था और इस बात पर माँ अक्सर हंसकर कहा करती थी, इनको बात मनाने के सिवा और आता भी क्या है। लेकिन इसके बावजूद पिताजी हंसी मजाक करने से कभी नहीं चूकते थे। यह बिल्कुल सच था और पहले जैसी बात होती तो इस तरह नपीतुली जुबान में पिताजी भैया को इस तरह का काम करने का आदेश नहीं देते। वे तो बेधड़क भैया के दरवाजे पर दस्तक देकर कहते, आनंद पुत्र, महाराजा सा आनंद, क्या आप अपने वृद्ध और वरिष्ठ पितामह की अगवानी कर उन्हें छोड़ आने में सक्षम होंगे? और इसके साथ ऐसी ही कुछ और भी पंक्तियां जुड़ गई होती। अब पिताजी में अपने इस पुराने खेल में लौट जाने की तैयारी न थी। यानी पिताजी के अंदर अनायास फूट पड़ने वाली जो पुलक भरी कौन थी वह कहीं खो गई थी। और तभी नक्षत्र ने कहा था, ऐसा लगता है तुम्हारे घर की चमक फीकी पड़ गई है। क्या पिताजी उस चमक दमक या रोशनी को कहीं और ले जाकर सजा रहे थे? क्या पता। लेकिन घर की रोशनी बुझ जाने और पिताजी में अचानक बदलाव आ जाने पर जहां मेरा दिमाग मारे गुस्से के फटने लगता, वहीं उन पर कभी कभी तरस भी आता था। कुछ ऐसा ही जब कोई आदमी अपनी बेहद कीमती चीज को अपनी असावधानी के चलते उठाकर फेंक देता है। देखने पर ऐसा ही लगता है, हालांकि उसकी बेवकूफ़ी और गुस्सा भी बहुत आता है। पिताजी ने भैया को सीधे सपाट शब्दों में जैसे निर्देश दिया। भैया ने छूटते ही अपनी दोनों हथेलियों को पलट कर कहा, किसे चढ़ाने जाना है भला? बूढ़े दादा तो मुंह अंधेरे उड़ा गए, पिंजरा खाली है। उड़ा गए? यह क्या, ट्रेन के आने में तो अभी काफ़ी देर है। तूने ठीक से देखा या नहीं? कहीं मैं स्नान घर में तो? मैं क्या बिना जांच पड़ताल के बोल रहा हूँ? और यह कहकर उसने एक जमाई ली। भैया का स्वभाव भी पिताजी जैसा ही है, बातचीत में हंसी और मजाक की छौंक, और वह अब भी कायम। पता नहीं वह आगे भी बनी रहेगी या नहीं। पिताजी तनिक विचलित से दिख पड़े, फिर बोले, तुम्हारी माँ को पता है, उसने देखा है? अभी तो पिताजी ने इसी तरह पूछा। पहले वाली बात कुछ इस तरह होती, क्या देवी कावेरी उस समय निद्रालोक में विचरण कर रही थी? एक बूढ़ा आदमी हवा हवाई हो गया और उन्हें जरा भी खबर नहीं हुई। हाय, लेकिन ऐसा क्यों होने लगा? पहले तो अब
जैसी अब कोई परिस्थिति ही नहीं थी। पिताजी की बात सुनकर भैया ने फिर हथेली उलट दी और कहा, जाने जगन्नाथ और जाने जननी, और वहां से खिसक गया। हाँ, क्या ही अच्छा होता आशीन डॉक्टर अगर कलकत्ता नहीं आते और हमेशा के लिए जबलपुर में ही रह जाते। पता नहीं क्या बात हो गई कि कलकत्ता में कुंडली मारकर बैठ गए। यह ठीक है कि इसी शहर में धर्मतल्ला के आसपास उनका कोई पुश्तैनी मकान है और उनके भाई और नाते रिश्तेदार रहते हैं। कलकत्ता आकर आशीन डॉक्टर पहले यहीं रुके, इसके बाद धर्मतल्ला में ही एक स्याही पुता चैम्बर खुलकर बैठ गए और उसी घर की चौथी मंजिल पर बने फ्लैट में अपनी गृहस्थी फैलाकर जम भी गए। लेकिन उनकी गृहस्थी में था ही क्या, ले देकर एक अदद अनोखी पत्नी, बाल बच्चे तो थे नहीं। सवाल यह है कि मैं उसे आशीन डॉक्टर कहकर क्यों बुलाती हूँ। क्या यह वह इतना आत्मीय है? दरअसल और कुल मिलाकर वह कोई बुरे आदमी नहीं थे, और मैं उसको क्या कहकर बुलाती। वह पिताजी के अनुज तो थे ही नहीं कि उन्हें काका या चाचा कहकर बुलाती, और फिर अग्रज भी नहीं थे कि उन्हें काका या बड़े चाचा कहकर बुलाती। हाँ, एक अनहोनी सी घटना जरूर थी कि वह यह कि पिताजी और उनके इस ममेरे भाई की जन्म तिथि यानी कि दिन, महीना और साल एक ही थे। कहने का मतलब यह है कि एक ही घड़ी में दो आत्मीय घरों में एक ही दिन विशेष में दो पुत्र रत्नों का आविर्भाव हुआ। तब वह घटना जब घटी थी तब घटी थी। इस संसार में पलक झपकते पता नहीं कितने लोग जन्मते हैं, मरते हैं। किसी के साथ किसी का साथ संग मिल भी जा सकता है, इससे भला क्या आता जाता है। वैसे कोई मुसीबत वाली बात तो नहीं थी इसमें। दोनों एक दूसरे से तू तड़ाक कर बातें करते, एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते, कभी मिल जाते तो साथ खेलते, कभी किसी बात पर आपस में उलझ जाते तो इसी प्यार से बातें भी करते। लेकिन ये सब बचपन की बातें हैं। इसके बाद दोनों की दुनिया अलग अलग हो गई थी। आशीन डॉक्टरी पास करने के बाद ऊंची डिग्री के लिए विदेश चले गए थे। वहां से लौटने के बाद क्या करे, कहाँ जाए, सरकारी रिसर्च सेंटर या फिर ऐसी ही किसी संस्था में अपनी सेवा देने के दौरान उन्हें थोड़ी परेशानी भी हुई। बीमार भी पड़े और अधेड़ होने के बाद पुणे में या किसी दूसरे शहर में अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने किसी गैर ब्राह्मण युवती से शादी कर ली, और इसके बाद भी बात वहीं की वहीं। उस विवाह से कोई डाल टहनी नहीं फूटी, लेकिन एक बात जरूर पैदा हुई थी, और वह थी डॉक्टर की घरवाली के कंधों पर दो पंख जरूर उगाए थे। वैसे यह भाषा हमारी बुआ की है। वे लोग जब कलकत्ता आकर पुश्तैनी घर में रहने लगे थे तब हमारी बुआ कभी कभार वहां पहुंच जाती थी, और तभी उसने तुलना करते हुए अपना यह फतवा किया था, डाल टहनी या कल्ले तो नहीं फूटे, लेकिन दो बेशरम डैने जरूर उगाए हैं। और ठीक उसी एक दिन और घड़ी में जन्मे थे आनंद लहरी। उसने भी लगभग एक जैसी तैयारी से बीए और एमए की परीक्षाएं पास की। एमए में पढ़ते पढ़ते ही एक मित्र की बहन से कुछ ऐसा प्रेम हो गया कि उसी में डूबने तिरने लगे। उसी मित्र की जान पहचान वाले एक दलाल की सहायता से केंद्रीय सरकार की एक अच्छी खासी नौकरी का जुगाड़ भी बिठा ली, और एमए की परीक्षा कर ठेंगा दिखाकर विवाह मंडप पर जा बैठे। विवाह किए बिना चारा भी क्या था। प्रेम सर्प द्वारा डसे गए दोनों प्रेमी जन की हालत यह थी कि सुबह शाम एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। आखिर में इतना सारा कुछ कैसे जान पाई? क्या यह सब मुझे बुआ ने बताया था? एकदम नहीं। हमारी बुआ पिताजी से साल 2 साल नहीं बल्कि 13 साल छोटी है। पिताजी जब प्रेम के सागर में आखंड डूबे पछाड़े कर रहे थे तब बुआ एक भोली भाली बालिका थी। हमारे पूजनीय दादाजी अपने इकलौते पुत्र रतन के साथ बड़े सुख और आनंद में दिन काट रहे थे। लंबा चौड़ा घर दलान बनवाया था और गाड़ी अब खरीदूंगी तब यही सोच रहे थे कि सपना बिखर गया। अचानक एकदम ठंडे पड़ गए। काफी सालों के बाद एक और संतान को पृथ्वी पर लाने की तैयारी में अपने जीवन का प्रकाश खो बैठे। जब तक बुआ इस धरती पर कदम रखती, हमारे दादाजी ने रोग शैया पकड़ ली और अपनी शिशु संतान को अनाथ छोड़कर वे चित्ता शैया पर लेट गए। दादाजी ना तो गाड़ी खरीद पाए और ना घर को तिमंजिला आकार दे पाए। उसके बाद से आज तक पिता और भैया ने इन दोनों ने प्राणपण में से और बड़े जतन से उस शिशु को पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि इस दौरान एक भाई भी चल बसा, लेकिन इन तमाम बातों के चलते दोनों भाई साहब प्रेम में ना पड़े, यह भी कोई बात हुई भला? इसलिए प्रेम में पड़ना और पगना तो था ही, और चाहे जो भी स्थिति हो। यानी प्रेम के फंदे में फंसकर आदमी पर किस कदर बेवकूफ़ी का ठप्पा लग जाता है, वही हुआ जो होना था।
इसलिए एक ही शहर में दोनों एक दूसरे को बेहिसाब चिट्ठियां लिखते रहे। इसके बाद दोनों यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ खूबसूरत तस्वीरें भी खिंचवाते रहे। और वह कावेरी देवी सिर से पांव तक परले दर्जे की बेवकूफ अपनी डायरी में तत्कालीन मनोभाव को छंदों में व्यक्त कर बैठी। फिर इसके बाद साहस जुटाकर दोनों ने शादी की और कुल 3 संतानों को जन्म देने के बाद अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए। उनकी बेवकूफ़ियों के वे तमाम दस्तावेज छत्ती पर सीढ़ियों के पास बने कबाड़ खाने में पड़े हैं। उन्होंने फिर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि तमाम अंजर पंजर और पुरानी चीज़ों के साथ बिना चाबी ताले वाले पुरानी दराज में वे कहाँ धुल फाक रहे हैं। उन्हें यह पता भी नहीं चल पाया कि 14-15 साल की उम्र में ही सियानी हो गई बिटिया ने अचानक उन तमाम चीज़ों, चिट्ठियों, डायरी और तस्वीरों के एल्बमों को ढूंढ निकाला था और आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें रचा पचा चुकी थी। और आज इतने दिनों के बाद एक बार फिर। हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं कि मेरी समझ अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैंने वह सब सारा कुछ निषिद्ध फल की तरह निगल लिया था, बाद में रस ले लेकर खाया है। क्या बुआ जी ने कभी इन पुराने दराजों को टोहा टटोला होगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर हाँ, तो वे क्या सारी चीज़ें वहाँ उसी तरह पड़ी रहती? आश्चर्य है। अपनी 24 साल की कुमारी उम्र तक बुआ ने एक छोटा मोटा प्रेम तक नहीं किया और मात्र एक अदद घरवाली और घनघोर गृहस्थन बनकर रह गई। हो सकता है बचपन में ही मातृहीना हो जाने पर और एक पुरुष शासित संसार में पलने बढ़ने के कारण कोई भी लड़की ऐसी ही बन जाती है। उसके लिए घर संसार ही सबसे बढ़कर होता है। पिताजी भी घर गृहस्थी से जुड़ी और इससे के लिए जरूरी बातें ज़्यादातर बुआ से ही किया करते थे। ठीक वैसे ही जैसे कि बारिश के दिनों में 2 तल्ले की छत से बहुत ज़्यादा पानी रिसता है, इस बारे में क्या किया जाए? या फिर पानी वाले पंप से अब सिर्फ शोर होने लगा है, इसे बदलना चाहिए कि नहीं? ऐसी ही बात। मैं अपनी बुआ की तरह तो कोई अभागन थी नहीं और यही वजह थी कि मुझे बचपन से ही अपनी समझ बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं हुई। भैया भोला भाला है, वह ऐसी बातें ताड़ नहीं पाता, लेकिन मैं बहुत जल्द समझ गई थी कि पिताजी और माँ में जो रोमांस रहा है, मैं उसे अपने हृदय में भी रचा बसा चुकी हूँ। कुछ और बड़ी हो जाने पर उन दोनों को एक साथ देखने पर यही जान पड़ता है कि यह तो मानो सिनेमा वाली रोमांटिक और हिट जोड़ी है। बातों में अहम भाव, हंसी मजाक के दौरान रोशनी की चिलक और आंखों की पुतलियां नचाकर मतलब जता देना, यह सब मैं बहुत पहले से ही जान गई थी। इसलिए मैं भी देवदास की पार्वती या पारो या फिर परिणीता की ललिता की तरह देर सवेर अपने लिए अगर कोई मनपसंद संगी का जुगाड़ कर भी लूं तो इसमें हैरानी की कौन सी बात है। और अगर मैं बगैर चाबी ताले वाले पुराने दराज से माँ और पिताजी के प्रेमकालीन हवाई उड़ाने भरते अरमानों के वे दस्तावेज हासिल भी कर लूं, हथिया लूं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तस्वीरों का एल्बम देखकर मुझे बड़ी हंसी आई थी। इस रोमांटिक जोड़ी की तब कैसी छब-डब अनहोनी तैयारी थी और डायरी के एक एक पन्ने पर दिल की धड़कती आहों और अरमानों की बाढ़। आज के ज़माने में वैसी आहों के आसपास कोई फटक भी पाएगा भला? तो भी ले देकर एक बात तो जरूर मन में आई थी और वह यह है कि उस जमाने में भी वैसा ही बहुत कुछ था जैसा हमारे साथ है। नक्षत्र के लिए मैं एक और जिस तरह आंखें बिछाए रहती हूँ, आहें भरा करती हूँ और दूसरी ओर उसके आने पर उसे कोई भाव नहीं देती, जैसे कि उसके ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ भी ठीक ऐसे ही किया करती थी। चिट्ठियाँ पढ़कर तो यही जान पड़ता है। कभी कभार उन प्रेमी युगल के बीच गलतफहमी भी पैदा हो जाया करती थी और तर्क वितर्क का तूफान भी उठ खड़ा होता था। मेरी तरह माँ को भी रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। मेरे पिताजी भी एकदम इस नक्खा की तरह ही थे। ठीक दूसरे ही दिन जी को रिझाने वाली बातें सुनाने को हाजिर। हालांकि रौब यह गालिब किया जाता है कि कोई खुशामद नहीं की जा रही, कुछ इस तरह कि कल जो कुछ हुआ वह कुछ था ही नहीं। पिताजी भी नक्षत्र की तरह किसी न किसी बहाने हाथ को छू लेने के उल्टे सीधे बहाने ढूंढा करते थे। है ना हैरानी की बात? हाँ, यह रहा माँ की ही डायरी में लिखा। उस भले आदमी को बहलाते रखना या परे रखना मेरे बस की बात नहीं। मैं उससे इतनी बार कहती हूँ, अरे बाबा, कुछ दिनों के बाद सब कुछ तुम्हें सौंप दिया जाएगा, फिर इस सामान्य सी चीज के लिए इतने तावले क्यों? कहते हैं ना, निषिद्ध फल ज्यादा मजेदार होता है। यह स्पर्श या छुअन और कुछ नहीं, स्वभावगत चंचलता है। नहीं, तब मेरी माँ मेरी तरह इतनी कम उम्र की नहीं थी। माँ तब साड़ी पहना करती थी, कॉलेज जाती थी, इसलिए माँ की भाषा में एक तरह की गंभीरता थी। एक पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था,
इतना सुख, सुख का इतना बड़ा खजाना मैं कहाँ रखूंगी भला। दूसरे ही पन्ने पर लिखा है, मैं धीरे धीरे हारती जा रही हूँ, हिराती जा रही हूँ, अपने आप को भी खो बैठी हूँ। पहली बार मैंने जब यह सब पढ़ा तो अंदर ही अंदर अदम्य जिज्ञासा का भाव जगा था और इसके साथ ही मारे डर के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब आज अचानक उन पन्नों को निकाल कर पढ़ते हुए मैंने माँ की डायरी को तकिए के नीचे छिपा दिया और उस पर औंधी पड़ी फफक फफक कर रो रही हूँ। यह रुदन माँ के लिए नहीं, अपने लिए है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह सिर्फ अपने लिए है और यह अच्छी तरह समझकर कहीं माँ की तरह मेरे ही सारे जमे जमाए सुख मुझसे मुंह ना फिरा लें। पिताजी के हाथ की लिखी एक चिट्ठी अभी मेरे सामने है। इसमें लिखा है, एकदम असंभव है। अगले 3 महीनों तक तुम्हारे बिना रह पाना कतई संभव नहीं। सावन के महीने में भले ही मूसलाधार और किचकिची बारिश हो, लेकिन इसी महीने किसी भी तरह हमारी शादी हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे पोती पत्रे 3 महीने तक लगातार नो परमिशन कहकर तर्जनी दिखाते रहेंगे और मुझे धमकाते रहेंगे। और उसी सावन में ही उनकी शादी हो गई थी, जिसके मुझे हजारों उदाहरण मिले। यह रही उस समय की शादी की चिट्ठी, शादी की शुभाकांक्षाएं और फिर साल दर साल विवाह वार्षिकी का उत्सव। उनका विवाह पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ था और इसे लेकर खासा उत्साह था। यानी धूमधाम और चमक दमक की बातें करने पर जैसा समझा जाता है वैसा हरगिज नहीं। इसमें बाहरी लोगों को बुलाकर कुछ नहीं किया जाता था। हम सब घर में ही खूब अच्छा खाना बनाकर खाते पीते। घर को अच्छी तरह सजाया संवारा जाता। दरवाजे और खिड़कियों पर के लिए बने पर्दे करीने से लगाए जाते। सोफे पर नया कवर चढ़ाया जाता। यहाँ वहाँ फूलों की लड़ी सजाई जाती। माँ कोई सुंदर सी साड़ी पहनते, पिताजी भी पीछे नहीं रहते। नया पजामा और कुर्ता कड़क और चकाचक इस्त्री किया गया और इन सारी तैयारियों में 2 बड़ी और दोहरी मालाएं सबकी आंखों से बचाकर माँ और पिताजी के शयन कक्ष में रखी जाती। भले ही वे मालाएं न दिख पड़े, लेकिन वे अनजानी थोड़ी ना होती हैं। जूही के ताजे फूल अपनी खुशबू बिखेरते हुए अपनी उपस्थिति जता देते थे। मैंने यह भी देखा है कि तब बुआ हंसती थिरकती माँ के पास जाती और कहती, तुम किसी भी तरह लाज शर्म मत करना बच्चा और रत्ती भर नहीं झिझकना। और अगर ऐसा है तो फिर आपस में माला बदल लेने में क्या बुराई है। हम यह देखकर अपनी आंखें तो जुड़ा लें। माँ ने कहा, तू तो एकदम बुढ़िया किसी बातें कर रही है। तेरे भैया तो तेरे से 13-14 साल बड़े हैं। मैं भी कुछ कम बड़ी नहीं। इसमें भला क्या आता जाता है। रिश्ते नाते में तो तुम मेरी ताई जी तो नहीं हो। इससे बेहतर सजावटी भाषा से की उम्मीद बुआ को से नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह सब क्या अब भी हो रहा है? ऐसा कहा जा सकता है? कभी होता रहा है, यही कहा जाएगा। पिछले 2 सालों से माँ और पिताजी की विवाह वार्षिकी का आयोजन नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि श्रावणी पूर्णमासी को ही उस अभिज्ञ चक्र का महोत्सव संपन्न होता है। इसलिए उसी दिन नए शिष्य और अनुरक्त भक्तजन वहां आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा प्रबंध वैसा आनंद। उस अनुष्ठान के उत्साह और उत्तेजना के कारण पिताजी अपने घर का उत्सव और आनंद भुला बैठे थे, या फिर इसे भूले जाने का अभिनय कर रहे थे। अगर इसे याद रखा तो फिर आयोजन का भार उठाना होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि काम का बहाना बनाकर दूर दूर भागते रहे, नज़र चुराते रहे और माँ ने भी इस बात को याद दिलाने की कोशिश नहीं की। बुआ जी ने अपनी तरफ से रसोई घर में कोई खास पकवान बनाने की तैयारी की थी, लेकिन वह भी उखड़े मन से। तो भी बुआ के मन में जो उत्साह है, उसी में रसोई घर में थोड़ी सी रौनक आई। यानी कि बुआ ने तो उस दिन को भुला देने का नाटक किया। वह मुझ जैसी तेज तर्रार तो नहीं, जितनी कि मैं इस कम उम्र में हूँ, लेकिन उसे बेवकूफ़ तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन बुआ की वह सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और टाई टाई फिस। पिताजी उस अनुष्ठान में चले गए थे और माँ के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया था। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। खैर, यह तो 2 साल पहले की बात थी। इसी तरह करवटें बदलते बदलते मैंने 2-1 चिट्ठियाँ और उठा ली थी और उन्हें पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आई। पता नहीं कब माँ के जन्मदिन पर ही पिताजी को दफ्तर के काम से दूर जाना पड़ा था और इस बात पर अफसोस जताते हुए पिताजी द्वारा एक लंबी सी चिट्ठी लिखी गई थी। वह आदमी जो आज 16-17 साल के बच्चों का बाप है और विवाहित जीवन के 20 साल बीत जाने के बावजूद लोगों द्वारा आज भी रोमांटिक जोड़ी वाली भूमिका में याद किया जाता है। पता नहीं कैसे भाई की बीवी के मोहजाल में पड़कर सिर से पांव तक बदल जाने के बाद अब एक भगौड़े की भूमिका में पहुंच गया है।